संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मौलिक अधिकारों में टॉपिक चल रहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला हम लोग लिखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली रिट थी ना, हम लोगों ने इसमें देख ली थी कि मौलिक अधिकार क्या कहलाते हैं। मौलिक अधिकार मूल रूप से प्रवर्तनीय है, यानी न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए करेगा कौन? न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की हृदय या आत्मा माना है। किसको? आर्टिकल 32 को संविधान की हृदय और आत्मा माना है। लेकिन एक चीज और थी आत्मा, ठाकुरदास भार्गव ने बताई थी। क्या? प्रस्तावना बताई थी ना, पढ़ाई थी जब प्रस्तावना, तो वो उनके अनुसार है। अंबेडकर का नाम आएगा तब आप बताओगे कि क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली आर्टिकल में हम लोग रिट लिखते हैं, यानी कि आपका मौलिक अधिकार टूटा, यानी कि आपके खिलाफ कोई वाद हुआ, आप गए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के पास में सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करता है, HMPCQ। पहली रिट है हैबियस कॉर्पस, HABI, हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेडिंग डाल ली, लिखो इसमें। हमने इसको कल समझाया था, आपको बताया था कि 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। न्यायालय के समक्ष क्या करना होगा? प्रस्तुत करना होगा। 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा? 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष दोषी को प्रस्तुत करना होगा, और न्यायालय यदि दोष को सिद्ध नहीं पाएगी तो उसको छोड़ भी सकती है। ठीक है, यानी अगर उसके बंदीकरण पर विचार करेगी और अगर वह बंदी को सही या उचित साक्ष्य के अभाव में क्या कर सकती है? छोड़ सकती है। देखो, न्यायालय बंदीकरण पर विचार करता है और गैर कानूनी पाए जाने पर बंदी को, न्यायालय बंदीकरण पर विचार करता है और गैर कानूनी पाए जाने पर बंदी को, और गैर कानूनी पाए जाने पर बंदी को मुक्त भी कर सकता है या रिहा भी कर सकता है। नहीं लिख पाए? बंदी को 24 घंटे के तहत आपको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है, और यदि वह गैर कानूनी पाए ढंग से गिरफ्तार पाया जाएगा तो उसको छोड़ा जा सकता है। किस आर्टिकल में लिखा है? पहली रिट में। रिट कौन सी थी? हैबियस कॉर्पस। दूसरी रिट एम फॉर मैंडेमस, मैंडेमस माने परमादेश। मैंडेमस माने परमादेश। देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे लोक अधिकारी हैं, लोक अधिकारी यानी सरकारी कर्मचारी हैं जो अपने दायित्व का पालन नहीं करते हैं, यानी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे। आप गए सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गए, तो वहां पर आप चक्कर पे चक्कर काटा काट लगे हो, इस फाइल को उस फाइल, इस टेबल से उस टेबल, कल आना परसों आना, आज कंप्यूटर नहीं है, आज फलाना नहीं है, आज कागज नहीं है, आज बाबू बैठे नहीं है। इस तरह के काम करके आपको टहला रहा है बार बार अधिकारी, और वो अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रहा है। तो आप जाइए, आप जाकर सीधे कोर्ट में केस करिए और उसके खिलाफ रिट जारी होगी। कहां से? सुप्रीम कोर्ट से। कौन सी रिट? मैंडेमस। उस लोक अधिकारी के खिलाफ जारी करेगी। किसके खिलाफ जारी करेगी? लोक अधिकारी के खिलाफ
जो अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहा है। लिखो इसमें, इस रिट के माध्यम से न्यायालय 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 उस लोक अधिकारी के खिलाफ उस लोक अधिकारी के उस लोक अधिकारी के खिलाफ रिट जारी करके उसे आदेश देती है कि वह अपने दायित्व का पालन करे। लिख लिया। पहली रिट कौन सी थी? हैबियस कॉर्पस, जिसमें था बंदी को 24 घंटे के तहत न्यायालय में प्रस्तुत करना। दूसरी रिट थी परमादेश। परमादेश का मतलब होता है परम आदेश, यानी ऊपर से आदेश आया काम करो। यही तो हुआ, ऊपर से आदेश आया। क्या आया आदेश ऊपर से? काम करो। तीसरी रिट कौन सी थी? HMP। पी फॉर क्या था? प्रोविशन, यानी प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रतिषेध। देखिए, इस देश में कुछ न्यायिक और अर्धन्यायिक निकाय हैं। कुछ न्यायिक हैं, कुछ अर्धन्यायिक हैं। जैसे सेबी, इरडा, ट्राई। ट्राई दूर संचार नियामक कंपनी है, यानी ट्राई रूल और रेगुलेशन बनाती है। किस लिए बनाती है? दूर संचार से संबंधित अगर कोई नियम बनेगा, वो कौन बनाएगी? ट्राई बनाएगी। यानी कि यदि ये न्यायिक और अर्धन्यायिक निकाय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय लेने लग जाए, तो इनके खिलाफ प्रतिषेध रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट कि आपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय लिया है। ठीक है ना? समझ गए? जैसे ट्राई है, अब ये बैंकिंग के क्षेत्र में काम करने लग जाए कि बैंक आज से ये रेट बताएंगे, आज बैंक से रेपो रेट ये रहेगी, रिवर्स रेपो रेट। तुम्हारा काम दूर संचार का काम है, तो अपने काम में करोगे ना। समझ रहे? दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इरडा का अलग है, ऐसी सेबी का अलग अपना कार्य क्षेत्र है। लिखो, न्यायिक और अर्धन्यायिक निकाय, ऐसे न्यायिक और अर्धन्यायिक निकाय जो अपने ऐसे न्यायिक और अर्धन्यायिक निकाय जो अपने ऐसे न्यायिक और अर्धन्यायिक निकाय जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने लगे, जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर क्या करने लगे? कार्य करने लगे। जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने लगे, तो उनके खिलाफ ये रिट जारी की जा सकती है।
समझ गए? अब इसमें दो वर्ड लिखिए, न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकाय। अर्ध न्यायिक निकाय तो सेबी हो गई, इरडा हो गई, ट्राई हो गई। न्यायिक निकाय कौन से होते हैं? जैसे हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट है ना, तो हाईकोर्ट अपने निर्णय में कुछ ऐसा निर्णय देने लग जाए जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो, समझ रहे? तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिट जारी करेगा, कौन सी? प्रतिषेध। ठीक है, तो ये प्रतिषेध क्या करेगा? ऐसे निर्णय जो आप लेने जा रहे हो उसको रोकने के लिए काम करेगा। और अगली रिट जो है वो निर्णय दिए जाने के बाद उस निर्णय को खंडित करने के लिए की जाती है। ठीक है, HMPC, सी यानी उत्प्रेषण, सर्टोरेरी, सर्टोरेरी, समझो। न्यायिक निकाय हाईकोर्ट, अर्ध न्यायिक निकाय जो एडर, सेबी, ट्राई, ये अगर कोई निर्णय दे दें जैसे, तो उस निर्णय को आपने कहा कि इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दिया है, इस निर्णय को मैं सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता हूं और सुप्रीम कोर्ट उसको सही पाता है तो उसके निर्णय को खंडित कर सकती है। हाँ, अगर उसने देखा कि इसने ट्राई ने गलत काम किया है या हाई कोर्ट ने ऐसा कोई निर्णय दे दिया जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं था, तो फिर उस निर्णय को खंडित करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को है। हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट के निर्णय को बदल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सकता है और कोई नहीं बदल सकता हाई कोर्ट के निर्णय को। ठीक है, तो पहले कौन सा आएगा? पहले प्रतिषेध आएगा, पहले उत्प्रेषण आएगा। ये रोकने का काम करेगा और ये खंडित करने का काम करेगा। समझ गए बात को? अगर आप निर्णय देने जा रहे हो तो पहले प्रतिषेध आएगा, भैया रुक जाओ ऐसा नहीं करो, और अगर आपने दे ही दिया है तो फिर सर्टोरेरी आएगा, फिर उस निर्णय का खंडन ही होगा उसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लिखो, यह भी न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी किया जाता है। यह भी न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध जारी किया जाता है। यह निर्णय, यह दिए गए निर्णय को खंडित करने के लिए किया जाता है। यह दिए गए निर्णय को खंडित करने के लिए जारी किया जाता है। यह दिए गए निर्णय को खंडित करने के लिए जारी किया जाता है। यह दिए गए निर्णय को खंडित करने के लिए जारी किया जाता है। प्रतिषेध पहले और उत्प्रेषण बाद में आता है। प्रतिषेध पहले और उत्प्रेषण बाद में आता है। लिख लिया? प्रतिषेध हो गया और उत्प्रेषण हो गया, और लास्ट आती है क्यू, HMPC क्यू। क्यू आती है क्यो वारंटो, अधिकार प्रक्षा। क्यो वारंटो, अधिकार प्रक्षा। कोई भी लोक अधिकारी यदि किसी पद पर बैठा हुआ है और वह अवैध तरीके से बैठा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट इस रिट को जारी करके उससे पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से या किस योग्यता से आप इस पद पर बैठे हुए हैं। समझ रहे ना? यानी अवैध तरीके से, अधिकार प्रक्षा, किस अधिकार से आप इस पोस्ट पर पद पर बैठे हुए हैं ये आप बताइए। क्यों वारंटो, अधिकार रक्षा। लिख लो, इस रिट के माध्यम से न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के, इस रिट के माध्यम से न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के अधिकार की वैधता की जांच करता है।
अधिकार की वैधता की जांच करता है। अधिकार की वैधता की जांच करता है और अवैध पाए जाने पर उसे पद से हटा सकता है। ये 5 रिटें थी। आर्टिकल कौन सा था? 32। अवैध पाए जाने पर उसे उस पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 32। नोट करके लिख लो। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करता है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट भी रिटें जारी करता है, अनुच्छेद 226 के अनुसार। अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट भी रिटें जारी कर सकता है। ये वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से करता है, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 से करता है। आर्टिकल 226 के द्वारा। एक 32 आर्टिकल से देता है, ये आर्टिकल 226 के अनुसार देता है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अनुसार देता है और हाई कोर्ट 226 के अनुसार देता है। तो ये मौलिक अधिकार थे। मौलिक अधिकार से संबंधित अब कुछ पॉइंट लिख लो अलग से। पहला पॉइंट लिखो, मौलिक अधिकार का रक्षक, मौलिक अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है या सुप्रीम कोर्ट कहलाता है। पहला पॉइंट है, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अब हेडिंग डालो, मौलिक अधिकारों का निलंबन। निलंबन, निलंबन मतलब ये मौलिक अधिकार कब स्थगित किए जाते हैं, किस स्थिति में मौलिक अधिकार स्थगित होते हैं? निलंबन। जब भी देश में युद्ध होता है या बाह्य आक्रमण होता है, आपने सुना होगा कि आपातकाल लग जाती है देश में। सुनिए, कौन से आर्टिकल से आपातकाल लगती है, जानते हैं कुछ? नहीं जानते हैं तो एक चीज याद कर लीजिए, 52, 4, 56, 4, 60। क्या? 52, 4, 56, 4, 60। 52, 4, 56, 4, 60, ये याद रखना है। 52, 4, 56, 4, 60।
3 आगे लगा दो। 352, 356, 360। समझे बात को? आपातकाल की अगर बात आ जाए, किसकी बात आ जाए? आपातकाल की, तो आपको एक चीज याद रखनी है, 52, 4, 56, 4, 60। उसमें 3 आगे लगा लेना है, 352, 356 और 360। हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब आपातकाल पढ़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के पास पावर आ जाती है आपातकाल की स्थिति में। चैप्टर राष्ट्रपति पढ़ेंगे तब ये तीनों आर्टिकल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ समझ लेते हैं 52, 4, 56, 4, 60। 52 जो होता है वो राष्ट्रीय आपात होता है, युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में। किसकी स्थिति में? युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में 352 आर्टिकल लगता है और राष्ट्रपति शासन देश में लगा दिया जाता है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में राष्ट्रपति में, अभी समझ लो। 356, 52 में 4 जोड़े क्या आ गई? 56। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, वहां का जो मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, वो शासन नहीं चला पा रहा है, वहां का प्रशासन असफल हो गया है, तो फिर उस राज्य में क्या लगा दिया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। ठीक है, तो भी तो आपातकाल हो गया, देश का शासन, राज्य का शासन राज्य को ही नहीं चला पा रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगा देते 356 में। 360, देश में पैसा खत्म हो गया, पैसा देने को है नहीं, सैलरी देने के लिए है नहीं, एटीएम गए, डाल लगे हैं, एटीएम नंबर भी डाल रहे, पिन भी सही डाल रहे हैं, लेकिन अकाउंट में बैलेंस नहीं है। सरकार सैलरी देने में अक्षम हो गई, देश में वित्तीय आपात लग गया। क्या लग गया? वित्तीय आपात। ये मैं इसलिए बता रहा हूं यहां पर, क्योंकि इसमें जो ये वाला है ना, युद्ध बाह्य आक्रमण का, युद्ध या बाह्य आक्रमण का, इस समय स्थितियां बहुत गंभीर हो जाती हैं। अभी पिछली साल हमने भारत पाकिस्तान के युद्ध जैसी स्थितियां बन गई थी, तो देश में क्या हो रहा था? हाहाकार सी मचने लग गई थी। उस स्थिति में मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। उस स्थिति में मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे? निलंबित। तब आप विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म उपासना, स्वतंत्रता की बातें नहीं कर पाओगे। उस समय शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन नहीं करने लग जाओगे, न संघ बनाने की स्वतंत्रता रह जाएगी, ठीक है, न समानता की बात रही, मौलिक अधिकार पूरे स्थगित। चलेगी तो सिर्फ किसकी? देश में एक की चलेगी, राष्ट्रपति की। किसकी चलेगी? राष्ट्रपति की। मौलिक अधिकार क्या कर दिए जाएंगे? स्थगित कर दिए जाएंगे। समझ रहे बात को? कितने भी मौलिक अधिकार स्थगित हो जाएं, लेकिन 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 20 और 21 आर्टिकल स्थगित नहीं होता। अपराधी की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये 2 आर्टिकल आपके स्थगित नहीं होते हैं। बाकी के आर्टिकल क्या हो जाते हैं? स्थगित हो जाते हैं। अपराधी की दोष सिद्धि के विषय में क्या थी? 24 घंटे न्यायालय में ले जाना, जबरदस्ती उसको बंदी नहीं बनाना, ये सब चीजें तो लागू रहेंगी, लेकिन और ये प्राण दैहिक स्वतंत्रता, गर्मा में जीवन वाली बात, ये सब आपकी रहेंगी। बाकी के सारे आर्टिकल क्या हो जाएंगे? निलंबित हो जाएंगे। समझ गए बात को? मौलिक अधिकारों का निलंबन समझ गए? अब किस आर्टिकल से होता है वो देख लेते हैं जरा, कौन कौन सा होता है तो वो देख लेते हैं। 356 था ना, इसमें एक आता है आर्टिकल 358। कौन सा आर्टिकल आता है? 358। ये क्या कर देता है? निलंबित कर देता है। किसको निलंबित करता है? मौलिक अधिकारों को। किसका निलंबन? मौलिक अधिकार। तो लिखो जरा, मौलिक अधिकारों का निलंबन सिर्फ राष्ट्रीय आपात 352 के तहत ही किया जा सकता है। पहला पॉइंट लिखो, मौलिक अधिकारों का निलंबन सिर्फ राष्ट्रीय आपात 352 के तहत ही किया जा सकता है। इसको राष्ट्रीय आपात कहते हैं। पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, चीन ने आक्रमण कर दिया, इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपात। सिर्फ राष्ट्रीय आपात 352 के तहत ही हो सकता है। नहीं, मैं जो कह रहे हैं सो लिखो आप। मौलिक अधिकारों का निलंबन सिर्फ राष्ट्रीय आपात 352 के तहत ही किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखो, अनुच्छेद 358 के अनुसार, अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रीय आपात घोषित होने की स्थिति में, राष्ट्रीय आपात
घोषित होने की स्थिति में राष्ट्रीय आपात घोषित होने की स्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार बाह्य आपात घोषित होने की स्थिति में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। तीन सौ अट्ठावन स्वतः निलंबित हो जाती है, मतलब किसी को करना नहीं पड़ता है, इसको अपने आप हो जाएगी। अगर आपातकाल लग गया, समझ लो स्वतंत्रता खत्म, घरों में मुंह बंद करके रह जाना। अगर निकल गए ना तो फिर क्या कर दिए जाओगे, तोड़े जाओगे। नहीं भाई, आपातकाल में लगती जब युद्ध या बाह्य आक्रमण होता है। आर्टिकल 359, आर्टिकल 359, आर्टिकल 359 लिखो। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में राष्ट्रपति आदेश निकालकर, आर्टिकल 359, राष्ट्रपति आदेश निकालकर, राष्ट्रपति आदेश निकालकर, राष्ट्रपति आदेश निकालकर किन्हीं या सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। किन्हीं या सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। किन्हीं या सभी मौलिक अधिकारों का क्या कर सकता है, निलंबन कर सकता है। ठीक है, तो आदेश करना पड़ेगा 359 में, 358 में स्वयं हो जाएगा। अगला लिखो। 358 की स्थिति में, 358 आपातकाल की समाप्ति पर, 358 आप राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति पर, हाँ लिखो। अनुच्छेद 358 राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की स्थिति में अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 स्वतः लागू होता है। स्वतः गया था, स्वतः आ गया, समझे? स्वतः ही गया था 358 अनुसार, स्वतः आ गया। और 359 के अनुसार आदेश देना पड़ता है, आदेश के अनुसार लागू होता है। 359 के अनुसार आदेश जारी करने के बाद लागू होता है। अगला पॉइंट 44वें संवैधानिक संशोधन में यह कहा गया, हमने अभी बताया था कि दो आर्टिकल किसी भी परिस्थिति में नहीं जाते, वो है आर्टिकल 20 और 21। 21 में प्राण था, 20 में अपराधी की दोष सिद्धि के विषम संरक्षण था। चवालीसवें संवैधानिक संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 किसी परिस्थिति में निलंबित नहीं होते हैं।
अगला पॉइंट लिखो। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में